हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक काफ़ी सारी क्लासेस हिंदी की आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारी क्लासेस को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कारक को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया हुआ है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अब इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। तो देखिए, कारक की अगर हम बात करते हैं तो कारक का अर्थ क्या होता है? क्रिया करने वाला। कारक का अर्थ होता है क्रिया करने वाला। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, वाक्यों का क्रिया से संबंध कारक कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, संज्ञा व सर्वनाम वाक्यों का क्रिया से संबंध कारक कहलाता है। और हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या की अगर हम बात करें तो हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से ये कारक चिन्ह होते हैं? पहला होता है आपका कर्ता कारक, दूसरा होता है आपका कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है आपका संप्रदान कारक, पांचवा होता है आपका अपादान कारक, छठा होता है आपका संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक और आठवां होता है आपका संबोधन कारक। तो 8 कारकों की संख्या होती है, कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है, जिन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। इन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक वाक्य दिया हुआ है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक है ये बताना है। तो इसमें आपका है संबोधन कारक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संबोधन जो कारक होता है, इसमें क्या होता है? इसमें कारक चिन्ह कौन कौन से लगे होते हैं? एक तो होता है आपका हे, दूसरा होता है हो, अरे, अपि, अहो। यानी कि जिस वाक्य में कारक चिन्ह कौन कौन से होंगे? हे, हो, अरे, अपि, अहो होंगे, तो उसमें होगा आपका संबोधन कारक। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कारक चिन्ह पता रहेंगे कि संबोधन कारक में कौन सा कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम अधिकरण की बात करें, यहाँ पे आपका अधिकरण कारक भी दिया हुआ है। तो अधिकरण कारक में कौन कौन से कारक चिन्ह लगते हैं? एक तो लगता है मैं, दूसरा पर, मैं पर लगता है। और संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक में कौन कौन से कारक चिन्ह लगते हैं? का, के, की, ऐसे ही रा, रे, री, ये सभी कारक चिन्ह लगते हैं संबंध कारक में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कारक चिन्ह आपको पता रहने चाहिए। अगर कारक चिन्ह पता है तो आप क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में बताना है कौन सा कारक है। ये भी कारक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपका। तो इसमें है आपका कौन सा कारक? अपादान कारक। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, अपादान कारक में क्या होता है? जो आपके कारक चिन्ह होते हैं अपादान कारक में क्या होता है? से अलग,
कारक चिन्ह होता है से अलग। तो यहाँ पे आपका कारक चिन्ह से का प्रयोग किया गया है, यानी कि वृक्ष से, पेड़ से जो है पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा कारक, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए प्रतिकूल शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसमें उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है। इसमें उपसर्ग है आपका प्रति उपसर्ग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो शब्द है आपका, ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है, उपधन सर्ग। उप का मतलब होता है क्या, समीप, जबकि सर्ग का मतलब होता है क्या, सृष्टि करना। तो इसका अर्थ है कि किसी शब्द में, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्या, उपसर्ग। ये ध्यान रखेंगे। और उपसर्ग हमेशा शब्दों के फ्रंट में, यानी कि किसी भी शब्द से पहले लगता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। वैसे ही अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाता है तो प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्दों के एंड में लगते हैं और आपके उपसर्ग जो है वो फ्रंट में लगते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हमने हार शब्द ले लिया। हार शब्द का अर्थ क्या होता है, आप सभी को पता है, पराजय इसका अर्थ होता है। परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश जोड़ने से नया शब्द क्या बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है चोट लगना। और इसी तरह आ जोड़ देंगे इसमें, हार में अगर हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा ना। आहार आपका शब्द बन जाएगा। आहार का अर्थ होता है भोजन। ऐसे ही अगर हम सम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा। और संहार हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाता है, विनाश। संहार का मतलब हो जाता है विनाश। और वी जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, विहार हो जाएगा। विहार का मतलब घूमना इत्यादि। तो शब्द इत्यादि शब्द बन जाते हैं। क्या क्या शब्द बन जा रहे हैं आपके, प्रहार बन जा रहा है, इसके अलावा आहार बन जा रहा है, बी जोड़ने पर बिहार बन जा रहा है। तो इत्यादि ये शब्द बन जाएंगे। और इन उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। जो आपने ये शुरू में शब्द जोड़े हैं इनका अलग से कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हार शब्द के आदि में जुड़ने से, यानी कि हार शब्द के पहले जुड़ने से इनके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी क्या हैं, शब्दांश हैं। ये सभी जो जोड़े हमने ये क्या हैं, ये शब्दांश हैं। और ऐसे शब्दांशों को क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। ऐसे शब्दांश होते हैं उपसर्ग। ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दे दिया है तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, भारत एक विशाल देश है, वर्षों की पराधीनता के बाद इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई है, फिर यह गणतंत्र बना। इसकी उन्नति के लिए भारत के युवकों को अपना तन मन और धन लगाना होगा। भारत के लोगों को विश्व की विदूषित भावनाओं से अलग रहकर प्रेम, एकता और बंधुत्व की भावना को सबल बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको ये पैरा दिया हुआ है और इससे रिलेट करके क्वेश्चन दिए हैं तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपका जो पैरा दिया हुआ है तो उसमें विशाल निम्नलिखित में से है। तो विशाल इसमें से क्या है ये बताना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है। तो देखिए विशाल जो है ये एक क्या है, विशेषण है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर विशाल जो है ये क्या है, विशेषण है। और भारत जो है वो क्या हो जाएगा, भारत एक विशेष्य है। भारत एक विशेष्य यानी कि संज्ञा है। तो ये ध्यान में रखना है, भारत एक संज्ञा हो जाएगा, जबकि विशाल बताना है, विशाल एक विशेषण है। तो यहाँ विशाल जो है ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण यानी कि जो शब्द क्या होते हैं, विशेषता बतलाते हैं, उनको कहा जाता है विशेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए आपको पैरा में दिया हुआ है, देखें
यहाँ पर दिया हुआ है ना, यह गणतंत्र बना, तो यह क्या है ये बताना है यहाँ पे। यह संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। तो देखिए यह जो है आपका इस पैरा में, तो यह क्या है, ये एक सर्वनाम है। सब नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, सब नामों यानी कि संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए उन्हें कहा जाता है सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें तो फिर यह गणतंत्र बना, यानी कि कौन गणतंत्र बना, भारत। तो यहाँ पर संज्ञा की जगह किसका प्रयोग किया गया है, यह का प्रयोग किया गया है। तो संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं आपके सर्वनाम। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुंदर निम्न में से क्या है। तो देखिए पैरा में आपको सुंदर भी दिया होगा यहाँ पे। तो देखिए पैरा में तो दिया नहीं है सुंदर, लेकिन सुंदर जो है ये कौन सा शब्द है ये बताना है। संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो सुंदर जो होता है ये एक कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए सुंदर जो हो जाएगा आपका, ये संज्ञा नहीं है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये एक विशेषण शब्द है, यानी कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो सुंदर जो है ये किसी भी वस्तु की या फिर किसी भी चीज की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो ये विशेषण शब्द हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबल बनाना होगा निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए सबल बनाना होगा, इसका क्या है, ये संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, ये बतानी है। तो देखिए सबल बनाना होगा ये एक क्रिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। तो सबल बनाना होगा ये एक क्रिया है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें से, रसाल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमल के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिस, इंदिवर, राजीव, उत्पल, इसके अलावा अरविंद, नलिन, ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन रसाल नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य के पर्यायवाची दिनकर, आदित्य, रवि सभी हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, हे का विपरीत शब्द है। तो देखिए हे का जो विपरीत शब्द होता है वो क्या हो जाएगा आपका, हे का विपरीत शब्द हो जाएगा ग्राह्य। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए ओजस्वी का विलोम बताना है, तो यहाँ पे ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कपीस में कौन सी संधि है। तो देखिए कपीस में बतानी है, तो कपीस में है कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, हस्व या फिर दीर्घ, हस्व या दीर्घ में क्या होता है, अ ई उ, अ ई उ के बाद क्रमशः हस्व व दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों दोनों के मिलने से, यानी कि दोनों को मिलाकर दीर्घ या फिर आ ई उ, आ बड़ी ई और उ हो जाते हैं। जैसे कि ई छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कपी जो शब्द आपका दिया है इसका संधि विच्छेद करें तो कपी धन ईश होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका कौन सा ई है, छोटी ई है, कपी है ना छोटी ई, धन यहाँ पे बड़ी ई है आपका। तो छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से यहाँ पे क्या बन गया है, बड़ी ई बन गया है, यानी कि बड़ी की मात्रा आ गई है कपीस में। यहाँ पे छोटी की मात्रा थी तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा। तो इस तरीके से होता है दीर्घ संधि का जो नियम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद क्या होगा, मन धन योग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे है आपका कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अनुप्रास अलंकार में किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी कि आवृत्ति का अर्थ होता है दोहराना, यानी कि जो शब्द बार बार आता है। जैसे कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस उदाहरण में ल, द और त वर्ण की लगातार आवृत्ति, यानी कि ये जो वर्ण हैं ये क्या हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बार बार इन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। याद रखेंगे जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नाही कोई, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसमें आपका अलंकार है कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहते हुए भी उपमेय के साथ उपमान के सादृश्य का वर्णन हो, वहां पर होता है उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान क्या होते हैं, उपमेय होता है जिसका वर्णन किया जा रहा हो, और उपमान होता है जिससे उपमेय की तुलना की जा रही हो। तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दिया है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मनुष्य के अनुरागी हृदय की वास्तविक गति और स्थिति को कोई नहीं समझ सकता, यानी कि यहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहते हुए भी उपमेय के साथ उपमान के सादृश्य का वर्णन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे हो गया आपका उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पे बताना है कौन सा रस है। यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा रस, करुण रस। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए रस की अगर हम बात करें तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद। आनंद होता है इसका शाब्दिक अर्थ। तो काव्य के पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहा जाता है रस। और देखिए यहाँ पे आपको का दिया हुआ है करुण रस। तो जो करुण रस होता है इसमें स्थायी भाव क्या होता है, शोक, यानी कि शोक का इसमें भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपका शोक का भाव उत्पन्न किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा करुण रस। ऐसे ही आपके हास्य रस में किसका भाव उत्पन्न होता है, हास का भाव उत्पन्न होता है। श्रृंगार रस में रति का भाव उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन सा रस है। शिशु शब राम प्रेम बसा जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सदित स्नेह जाए दोनों भाई। तो यहाँ पे आपका जो रस है वो कौन सा है, श्रृंगार रस। यहाँ पे रति, यानी कि रति का मतलब होता है प्रेम, प्रेम का स्थायी भाव है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा लोकोक्ति का आशय है। तो देखिए एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बुरे से अधिक बुरा होना, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द है, जिसके समान द्वितीय नहीं, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द होता है अद्वितीय, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सेशन शेयर नहीं हुआ है अभी भी, तो शेयर कर दीजिए जल्दी से मिलकर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को पहले अन्न खिलाना के लिए प्रयुक्त शब्द चुनिए। तो देखिए बच्चे को पहले अन्न खिलाना, इसके लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, अन्नप्राशन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यहाँ पे इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा ये बताना है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है स्वयं कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।